Hello guys, welcome you all to the 10M Expert IAS. Myself Anmol Goyal, and today we are doing PT 365 of subject polity. So in this entire video, it's like a marathon. You can complete the whole PT 365 polity in a single video. It's your choice. Either you want to do it in 1x mode, in 1.5x mode, or 2x mode. You just simply have to sit calmly, and you can either put your headphone or watch this lecture. Let's start. So it's from May 2020 to January 2021, and it covers in total 8 headings starting from issues related to constitutions, and it have 6 articles from basic structure to the impeachment of the president. Then we have pardoning power of governor, subcategorization of OBCs, official language act, then other important news. Let's start from first, that is basic structure. So why it is in news? Because जो केशवानंद भारती हैं ऑफ लैंडमार्क केशवानंद भारती, श्रीप्रगद्र वारू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वो उनकी डेथ हो गई थी, तो ये इसलिए रिसेंटली न्यूज़ में है. तो वेरियस एलिमेंट हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में, जो हमने लक्ष्मीकांत में भी चैप्टर में पूरा डिस्कस किया है. तो ये यहाँ पे 18 होते हैं कि सोवरेनिटी, एसेंशियल फीचर्स, मैंडेट टू बिल्ड. तो आप यहाँ पे ये पढ़ लेंगे सारे अपना आप. होपफुली आपने PT 365 ओपन कर रखी होगी. यूनिटी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसमें इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस रखना, हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. जो लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142, एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, 227. तो केशवानंद भारती केस को देख लेते हैं. तो जो जजमेंट है ये आउटलाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को. तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हम सब पढ़ रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया. तो ये हम कैसे पता लगाते हैं? बाय डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है. तो जो केस है ये डील करता है विद द पिटीशन, जो केरला गवर्नमेंट को चैलेंज करता है उनका डिसीजन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ लैंड. वो एज अ वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट देखा जाता है, जो हमारे आर्टिकल 25, 26 एंड 31 में है. ये केस जो है वो हियर किया गया था बेंच ऑफ 13 जजेस, जो लार्जेस्ट फॉर्म हुई है इन द सुप्रीम कोर्ट. ये KBC में भी क्वेश्चन पूछा गया है. एज हियरिंग प्रोसीड, जो स्कोप है इस केस का एक्सपेंड होता रहा. तो देखते हैं, ये इसने इंटरप्रिटेशन दी गोलकनाथ की फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते. इंटरप्रिटेशन दी आर्टिकल 368 की, जो पावर है पार्लियामेंट की अमेंड करने की, जो चैप्टर लक्ष्मीकांत को आपको रेफर करना पड़ेगा. फिर यहाँ पे वैलिडिटी 24th अमेंडमेंट और ये इसके सेक्शंस, ये हम समझेंगे इस इन्फोग्राफिक के थ्रू. इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये 1951 में, ये यहाँ पे 1961 दिया है. इस 1951 तो जो शंकरी प्रसाद केस था, तो उसके थ्रू हुआ था. तो उसमें पार्लियामेंट ने कहा था कि क्या रीज़न आता है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368. इसके साथ साथ जो सज्जन सिंह केस भी था. फिर हमारा आता है गोलकनाथ केस का. ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, और जो फंडामेंटल राइट है वो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है. वो गोलकनाथ केस के थ्रू ही हुआ था. देन इन 1971 वी हैव 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एज वेल एज 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. तो 24th क्या बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में नहीं आता, जो एट प्रेजेंट चल रहा है. तो पार्लियामेंट है उसको अमेंड कर सकती है. और जो हमारा 25th है ये थोड़ा डीप है. फर्स्ट है, इसमें सेक्शन 2 है, राइट टू प्रॉपर्टी है, जो हटा दिया गया, कर्टेल कर दिया गया. और जो सेक्शन 3 है ये प्रेसिडेंस देता है ऑफ DPSP ओवर फंडामेंटल राइट. तो ये जो हमारा 31C है वो है, ये उसका पार्ट है 39B एंड 39C. तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, सेकंड है कंसंट्रेशन वाला, ये दोनों आर्टिकल. तो ये होता क्या है कि आर्टिकल ये वोलेशन में रहते हैं. तो आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी को बताता है, और 19 है हमारा. फिर ये जो आर्टिकल होता है 39B और 39C, जैसे बोलते हैं कि व्हेन आर्टिकल 39C कम्स 14 गोज. तो इस वजह से कि जब हम देखेंगे कि
प्रेसिडेंस है डीपीएसपी की कि जब भी ये आर्टिकल यूज़ होंगे कि फर्स्ट हमने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, देन सेकंड वी हैव कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो इनकी प्रेसिडेंस रखी जाएगी ओवर द फंडामेंटल राइट्स। तो आपको केवल इतना ही समझना है यहाँ पे। और जो 29th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1972 में, इसने 2 लैंड रिफॉर्म्स कर दिए गए थे टू द 9th शेड्यूल। देन इन 1973 किशनंद भारती केस आई गया था, इसने अनलाइन किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। देन इसकी आउटकम्स क्या आए थे वो देख लेते हैं। इसने सही ठहराया था वैलिडिटी 24th अमेंडमेंट एक्ट की। पार्लियामेंट की पावर है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बाकायदा बेसिक स्ट्रक्चर को वो बनाए रखे, एसेंस को बनाए रखे। करेक्ट करा जो गोरखनाथ का जजमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 368 कंटेन करता है दोनों ही पावर और प्रोसीजर अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो अमेंडिंग पावर है और कानून बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट की डिफरेंट है। अदर जजमेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया 25th और 29th अमेंडमेंट जो ऊपर हमने देखे हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड 29th में जो 2 ऐड किए हैं टू द 9th शेड्यूल अमेंडमेंट, एक्सेप्ट पार्ट जो कर्टेल इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया डिसीजन, लेकिन जो उसकी जुडिशियल रिव्यू की पावर को छीनते हैं वो नहीं सही ठहराया, उन्हें छोड़ के बाकी सब कि मतलब वो एक्ट जुडिशियल मतलब जो भी अमेंडमेंट करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है। ऑल्सो ऐसा डेट जो प्रियम्बल है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंस वो अमेंडेबल है। तो आपको ये बेसिक याद रहना चाहिए। हमने केशवानंद भारती पढ़ा, फर्स्ट थिंग हमें याद रहनी चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। जो हमने 18 हेडिंग्स वो जो डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर जो डिफरेंट जजमेंट के थ्रू हुई हैं, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, हार्मोनी ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी सच एंड सच, तो आपको ये रीडिंग मारते रहना है, ध्यान रखना है। और हमने देखा कि ये लार्जेस्ट बेंच थी। उसके बाद हमने ये पूरी टाइमलाइन पढ़ी है, स्टार्टिंग फ्रॉम शंकरी प्रसाद 1951, देन टू द गोरखनाथ केस, उसके बाद 24th अमेंडमेंट, देन वी हैव 25th अमेंडमेंट, एंड इन 25th अमेंडमेंट वी हैव 2 सेक्शन, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, and there we see the precedence of DPSP over fundamental right. Then we have in 1973 Keshananda Bharti case. Let's see the article 2, that is impeachment of president. तो आपको एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच ट्वाइस। तो आपको एक आएगी कि ये इम्पीच 2 बार यहाँ पे इम्पीच लिखा गया लेकिन इनको हटाया तो नहीं गया था। तो आप एक डिफरेंस देखेंगे जो पीटी 365 जो लास्ट ईयर की थी उसमें ये डिफरेंस मेंशन किया गया था, इसमें नहीं दिया है कि जो यूएस का के अंदर जब ये इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि उन्हें रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। लेकिन इंडिया के अंदर जब ये इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है तब वो इस कंटेक्स्ट में किया जाता है कि वो रिमूव हो चुके हैं। इट इज़ ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट। तो इम्पीचमेंट है कि बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है इंडिया के अंदर, आर्टिकल 61 हमारा वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। यूएस के अंदर ग्राउंड क्या है, ये ग्राउंड दिया गया कि वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया के अंदर, और वो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है 61 के अंदर। लाइक जैसे वाइस प्रेसिडेंट का ग्राउंड मेंशन नहीं है। यूएस में क्या है, कोई ट्रेजन ब्राइबरी कोई या कोई अदर हाई क्राइम हो कोई इनिशिएट कर सकता है, कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यूएस के अंदर केवल लोअर हाउस, ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। पहले स्टेज पे जो 1/4 मेंबर हैं वो साइन करते हैं चार्जेस को। इंडिया के अंदर अब 14 डे का नोटिस फिर दिया जाता है प्रेसिडेंट को। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी होती है टोटल मेंबरशिप की, याद रखेंगे ये टोटल मेंबरशिप है। और इन यूएस इट इज़ पास विद सिंपल मेजोरिटी टू स्टार्ट द ट्रायल। आप हमारे चैनल पे सेपरेट इसकी वीडियो देख सकते हैं। ये डिफरेंस आपको ये किस तरह क्लियर होना चाहिए बिटवीन द डिफरेंट मेजोरिटी जो होती हैं, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एंड जो वाइस प्रेसिडेंट में यूज़ होती है, और एक होती है ऑल द दैन मेंबर्स की जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे वो। इन स्टेज 2 जो सेकंड हाउस है इंडिया के अंदर वो एक्ट करता है इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह, वो जो सेम मेजोरिटी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से ही पास करता है। बट इन यूएस जो सीनेट होती है अपर हाउस वो कोर्ट की तरह एक्ट करती है, और उसके बाद जो 2/3 मेंबर हैं उसे अगर पास कर देते हैं देन वो इम्पीच हो जाते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब इम्पीच हो जाते हैं। इन यूएस वो रिमूव हो जाते हैं। बिकॉज आपको डिफरेंस पहले दोबारा बता देता हूँ कि इन यूएस इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ होता है जब प्रोसीजर स्टार्ट कर ही दिया अगर रिमूवल का, बट इन इंडिया इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ होता है जब उनको रिमूव कर दिया जाता है। नाउ वी हैव अ पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्डनिंग पावर होती क्या है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एंड बिटवीन द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इन यूएस।
तो ये यहाँ पे देखने वाले हैं। रिमिशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ AG Perarivellan convict in Rajiv Gandhi assassination case has been pending before Tamil Nadu governor for over 2 years। तो रिमिशन, इसकी हम ट्रिक भी याद करेंगे कि रिमिशन कि अगर आपका कोई मिशन मिस हो जाता है तो आप उसकी चेंज नहीं करते हैं, आप उसे दोबारा रिमिशन कर सकते हैं। तो सपोज़ अब प्रीलिम्स में कम टाइम बचा, तो आप अगर कुछ सब्जेक्ट मिस हो गया तो आप इतने ही टाइम में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अपना शेड्यूल रिमिशन किया है, तो हम देखेंगे पनिशमेंट कैसे रिमिशन का आप मतलब इसको ही वहाँ पे रिलेट करते हैं। प्रेसिडेंट के 72 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट पार्डन टू पर्सन कि उसको माफ़ करना और किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग पनिशमेंट या सेंटेंस या किसी यूनियन लॉ के अंदर दिया गया कि अगर उसने कुछ जो भी ऑफेंस किया वो वोलेशन हो किसी यूनियन लॉ में लिखा गया है। इसका सिंपल इतना मीनिंग है। सेकेंड है कोर्ट मार्शल के थ्रू या सेंटेंस ऑफ डेथ का सेंटेंस हो। और जो गवर्नर है वो आर्टिकल 161 के अंदर दिया गया पार्डनिंग पावर। लेकिन जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर की वो डिफरेंट होती है। दो रेस्पेक्ट क्या है कि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं सेंटेंस जो कोर्ट मार्शल के लिए होता है, लेकिन गवर्नर कोर्ट मार्शल का जो सेकंड केस है इसमें नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर के पास पावर नहीं है। इवन अगर स्टेट लॉ के तहत भी किसी को डेथ के पार्डन सेंटेंस मिला है तो उसकी पावर भी पार्डन करने की प्रेसिडेंट के पास ही है, नॉट टू द गवर्नर। नाउ ये हमारे एम लक्ष्मीकांत ने भी पार्डनिंग पावर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंस। तो इसमें आप ये ट्रिक्स याद रखेंगे। पहले MSP आप याद रखेंगे, लास्ट वाली जो 3 होते हैं इस सीक्वेंस के लिए। तो सबके आगे री लगा देंगे तो रिमिशन आ जाएगा, री रेस्पाइट, री रेप्राइव। तो रिमिशन जैसे आपको बताया था कि आपका अगर कोई भी गोल मिस नहीं, अगर कुछ कवर नहीं हुआ है जिससे अब 100 डेज बने तो उसमें आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, डेट इज़ रिमिशन। तो इसमें मतलब रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इज करेक्टर। तो आपने गोल को चेंज नहीं किया, यू आर जस्ट रिड्यूसिंग द टाइम एंड द मेथड टू रीच दैट गोल। नाउ वी हैव फर्स्ट पार्डनिंग पावर कि इसमें रिमूव कर देता ना दोनों ही सेंटेंस या कन्विक्शन, और एब्सोल्युटली उस कन्विक्ट को फ्री कर देना सभी सेंटेंसेस पनिशमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन से। कम्यूटेशन में होता है कि कम्यूट किया कि एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दूसरे फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से चेंज कर दिया, लाइटर वन से। रिमिशन आप समझ सकते हैं। रेस्पाइट कि लेसर सेंटेंस देना कि इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम कि या प्रेगनेंसी के द्वारा या जो किसी फिजिकल या डिसेबिलिटी के कारण। रिप्राइव का मतलब होता है इट अप्लाइज अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। कि रिप्राइव को का मतलब आप इसमें पी आ रहा है तो आप इसे पोज से समझ सकते हैं कि जैसे MSP। तो लास्ट इज वेट अ मिनट MSP, तो जैसे मैंने R लगाया। मिशन आप समझ चुके हैं। रिस्पाइट आपको जब कन्फ्यूजन हल्का भी होता है जैसे पोज, तो उसमें क्या कि स्टे लगा देते हैं। रिप्राइव में स्टे हो जाता है तो द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। गवर्नर भी पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, ये दिया गया है यहाँ पे किसी भी ऑफेंस के। लेकिन नेक्स्ट लाइन में दे दिया है कि जो गवर्नर है सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं और कम्यूट कर सकते हैं, बट नॉट कर सकते हैं, पार्डन नहीं कर सकते हैं किसी डेथ सेंटेंस को। अब कंपेरिजन देख लेते हैं बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ US एंड इंडियन प्रेसिडेंट। रिसेंटली US प्रेसिडेंट जो एक्सरसाइज करते हैं पार्डनिंग पावर को अपनी जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बचाने के लिए US प्रेसिडेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डन एंड कम्यूट सेंटेंसेस रिलेटेड टू द फेडरल क्राइम्स। कोई भी जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन की रिगार्डिंग ये एंड इट्स ग्रांटेड किया जाता है बिना ही किसी लिमिटेशन के, बिना ही किसी रिस्ट्रिक्शन के। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्हें ऐड करना पड़ता है ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। डेट शोज कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है और ही हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, remission of punishment. Hope this article was absolutely clear to you. Now we have sub-categorization of OBCs. Why news recently जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया द टर्म ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन टू एग्जामिन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs। तो इसका न्यूज़ में क्या है कि यह कमीशन जिसे जस्टिस जी रोहिणी वो हेड कर रहे थे वो फॉर्म हुई है इन 2017 एंड इट हैज़ बीन सेटअप अंडर आर्टिकल 340 जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि अपॉइंट कर सके कमीशन जिससे इन्वेस्टिगेट किया जा सके कंडीशन बैकवर्ड क्लासेस की। अब इंदिरा स्वानी केस में क्या क्या कंडीशन दी गई है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा टू सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड, 50% कैप लगी है वर्टिकल रिजर्वेशन पे,
वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल इज कि रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन की सेम कैटेगरी कि ओबीसी और उसके अंदर ही रिजर्वेशन दे गया है, या फंड से समझ सकते हैं कि जो वर्टिकल होता है कि सेंटर से फंड आया स्टेट में, अब स्टेट्स के बीच में जो डिवाइड हो रहा है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या हुआ कि ऊपर से आप अपने माइंड में इमेज बनाइए, सेंटर से आया स्टेट के, तो ये वर्टिकल है। वर्टिकल समझे कि SC ST के बीच में, ओबीसी तो डिफरेंट के बीच में। नेक्स्ट है कि क्रीमी लेयर मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस। एट लास्ट देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कि एक बार अब रिजर्वेशन से लग गए लेकिन उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बैकग्राउंड अब देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मंडल कमीशन तो 1990 में जो देन यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस करती है कि जो ओबीसी है उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। जो डिसीजन है वो मंडल कमीशन रिपोर्ट के बेसिस पे लिया गया था, जो सेटअप की 1979 में, और जिसे चेयर किया गया था बीपी मंडल ने। और जो मैंडेट है मंडल कमीशन की वो थी कि आइडेंटिफाई करें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उनको एड्रेस करने के लिए। जो रिकमेंडेशन है ओबीसी रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उसको 1992 में इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन जो एजुकेशन कोटा है वो 2006 में आया, आर्टिकल 15 का क्लोज 4। टू इंश्योर कि जो बेनिफिट है रिकमेंडेशन मंडल कमीशन के वो दिया जाए, जो क्रिमिनल लेयर का जो क्राइटेरिया है वो इन्वॉल्व किया गया सुप्रीम कोर्ट ने इन द रूलिंग कॉल इंदिरा स्वानी जजमेंट, जो ऊपर हमने डिस्कस भी किया है। और ये एट प्रेजेंट चल रहा है कि 8 लाख और अबव जिसकी इनकम है उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा अमंग द ओबीसीज, और रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आइडिया क्या है सब कैटेगराइजेशन का, कि जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट थी 1951 की, उसने प्रपोज किया सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज इनटू बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड दो में। लेकिन जो मंडल कमीशन है वो उसने एक अपने डिसेंट नोट दिया है बाय अ मेंबर ऑफ आर नाइक, प्रपोज करते हैं कि 2 होनी चाहिए इमीडिएट और डिप्रेस क्लासेस के लिए, ना कि बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड। और 2015 में एनसीबीसी ने प्रपोज किया, जो नेशनल कमीशन है बैकवर्ड क्लासेस की, कि जो ओबीसीज हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज सी ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ दोज जो कंपेटिवली मूव मोर ज़्यादा फॉरवर्ड है। तो ओबीसीज क्या होती है कि एक कलेक्टिव टर्म है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है क्लासीफाई करने के लिए उन कास्ट को जो एजुकेशनली सोशली डिसएडवांटेज हैं, कि वो पिछड़े हुए हैं। कुछ ओबीसीज हैं जो वास्टली हेट्रोजीनियस ग्रुप हैं, विभिन्नता है, दे आर वेरियस जाति सब कैटेगराइजेशन विच वेरी सिग्निफिकेंटली इन देयर सोसाइटल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। फॉर इंस्टेंट जो ओबीसीज हैं इंक्लूडिंग लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ इन बोथ नॉर्थ और साउथ इंडिया अलोंग साइड पुअर सेक्शन जो है सोसाइटी के लिविंग ऑन सब्सिस्टेंस लेवल, वो सब इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट जो अकॉर्डिंग टू एनसीबीसी 11 स्टेट्स यहाँ पे जो दी गई हैं उनके अंदर सब कैटेगराइजेशन है ओबीसीज का फॉर रिजर्वेशन। तो एक बार पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। Now we have about National Commission for Backward Classes NCBC. Until now, under Article 338, it was National Commission of Scheduled Caste that address the grievances of the OBCs. और जो प्रेसिडेंट NCBC है जिसको सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के एक्ट के थ्रू 1983 एज आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली रिकमेंड इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ऑफ कास्ट फ्रॉम द ओबीसी लिस्ट। तो जो आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट NCBC है वो केवल रिकमेंड कर सकती है कि कास्ट का ओबीसी लिस्ट में डालना और उसको वहाँ से निकालना, और लेवल ऑफ इनकम जो कट ऑफ है क्रीमी लेयर की वो सब डिसाइड करती है। लेकिन जो आर्टिकल 123 का जो अमेंडमेंट बिल था दैट इज़ 102 कॉन्स्टिट्यूशन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट दैट इज़ B2, जिससे आप इसको उल्टा करेंगे याद रख सकते हैं। इसका एम था प्रोवाइड करना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस NCBC को, जो देगा पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कमीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। जो फंक्शन परफॉर्म किया गया वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द न्यू पैनल, जो पुराने ने ट्रांसफ़र किए नए पैनल को उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और इसने चेंजेस भी किए अमेंडमेंट ने, तो आर्टिकल 342A एंड 366 दोनों क्या है। 342A रिलेट करता है टू द सेंट्रल लिस्ट सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की, और 366 कंटेन करता है डेफिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज हुई है अनलेस कोई स्टेटेड स्पेशली ना हो। अंडर द एक्ट जो NCBC है उसमें 5 मेंबर होते हैं, जो प्रेसिडेंट साहब
बताते हैं। उनका जो टेन्योर और सर्विस होती हैं वो भी प्रेसिडेंट साहब ही डिसाइड करते हैं। फंक्शंस वही रहते हैं इनके कि ग्रीवेंस देखेंगे रिगार्डिंग टू द कि कोई भी रिजर्वेशन इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस इंप्लीमेंट हुए कि नहीं है उनके रिगार्डिंग। एंड एक्ट गिव द प्रपोज कमीशन पावर की वो इंक्वायरी कर सकती है कंप्लेंट रिगार्डिंग द डिप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफ गार्ड, यानी कि हनन हो रहा है रेट्स का ओबीसीज के रिगार्डिंग। इट ऑल्सो गिव द पावर सिविल कोर्ट की। तो आप इतना ध्यान रखेंगे जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है, बिकॉज सारा आपको ध्यान नहीं रहेगा, एंड इसको ही आप रेपिटेटिव रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज सीजीआई रिकमेंड करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है जो 1963 का, उसको अमेंड किया जाए तो इंक्लूडिंग मोर वर्नाकुलर लैंग्वेज इन गवर्नेंस एंड नॉट जस्ट कन्फाइन इट टू हिंदी एंड इंग्लिश। इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक्ट के। ये एनेक्ट किया गया था 1963 में, जो प्रोवाइड करता है फॉर द लैंग्वेज विच में बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन, फॉर ट्रांसलेशन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, फॉर सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट एंड फॉर सर्टेन पर्पजेज इन द हाई कोर्ट। एज पर द एक्ट दोनों इंग्लिश और हिंदी वो यूज़ की नहीं जाए फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए, लाइक रेजोल्यूशन रूल्स, इनके लिए उनको यूज़ किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का। ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। CIL was set up in 1969 to coordinate the development of Indian languages, protect and document minority and tribal languages, लिंग्विस्टिक हार्मनी को प्रमोट करता है, टीचिंग 15 इंडियन लैंग्वेजेस टू नॉन नेटिव लर्नर्स, जो वहाँ पे नेटिव नहीं है, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स नहीं हैं। ये ऑर्गेनाइज करता है नंबर ऑफ प्रोग्राम, इसमें नाम दिए गए रीजनल लैंग्वेज सेंटर, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 17 कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है इन आर्टिकल 343 टू 351। और जो 8th शेड्यूल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कॉन्सिस्ट है टू द फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस, 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दी गई है बोडो, डोगरी, मैथाली, सिंथाली वर एडिड बाय द 92 अमेंडमेंट एक्ट। तो इसकी जो लर्न करने की ट्रिक है हमारे टेलीग्राम चैनल द रेट टिप्स फॉर IAS पे शेयर कर दी गई है, आप वहाँ पे इसको जरूर देखें। आर्टिकल 343 कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका फर्स्ट क्लोज कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की। इसका जो थर्ड क्लोज प्रोविज़न बनाता है कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाना चाहिए इवन आफ्टर 25 जनवरी 1965 बाय एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू डेट इफेक्ट। इसका फर्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल कि 344 प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ अ कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ, कि कॉन्स्टिट्यूट की जा सके कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा कि 5 साल का एक्सपायर हो जाए जब कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट से, मीन्स 1950 के 5 साल बाद 1955। देन वी हैव आर्टिकल 348 जो प्रोवाइड करता है जो डेट जो ऑल प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट की एंड इन एवरी हाई कोर्ट वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए अंटिल जो पार्लियामेंट है बाय लॉ प्रोवाइड करे। और जो आर्टिकल 351 है प्रोवाइड करता है फॉर द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो डैट कि ये सर्व कर सके मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर इन इंडिया। और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है, इसमें आर्टिकल 344 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे ऊपर हमने बताया कि ये देता है पावर की कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। तो कमीशन ऐसी होती है जिसमें चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल एज पर द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट एंड अदर शेल डिफाइन द प्रोसीजर, जो फॉलो किया जाए कमीशन के द्वारा। इसकी ड्यूटी मेंशन की गई है टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट कि प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज का, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो ऊपर हमने ऑफिशियल पर्पस पढ़े थे, रेजोल्यूशन इनके रिगार्डिंग हो, एंड लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑल, और किसी भी पर्पज़ के लिए जो मेंशन है इन आर्टिकल 348 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स टू बी यूज फॉर एनी वन और मोर स्पेसिफाइड पर्पज ऑफ द यूनियन। और कोई अदर जो मैटर है रिफर किया जाए कमीशन के द्वारा टू द प्रेसिडेंट एज रिगार्ड द ऑफिशियल, लास्ट लाइन ही होती ही है। और कोई भी लैंग्वेज द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर, और उनका इस्तेमाल, ये सब इसकी ड्यूटी है कमीशन की रिकमेंडेशन देना टू द प्रेसिडेंट। एंड इसमें ऑल्सो मेंशन किया गया है जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, कॉन्सिस्ट ऑफ जिसमें 30 मेंबर होंगे, इसमें से 20 ऐसे होंगे जो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल होंगे और 10 जो होंगे राज्यसभा से होंगे, दैट इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एंड इट्स विल बी द ड्यूटी ऑफ द कमेटी, कमेटी की ड्यूटी है कि एग्जामिन करे कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उनके, और रिपोर्ट करे प्रेसिडेंट को अपने ओपिनियन। नेक्स्ट वी हैव अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज़ फर्स्ट है राइट टू प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया राइट टू प्रोटेस्ट
बट द राइट टू मोबिलिटी। तो ये शाहीन बाग का जो केस है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ में है। होपफुली आप अगर द हिंदू फॉलो कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली हाईलाइटेड पोर्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया गया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसमें आर्टिकल कौन से 19 आर्टिकल था, जिसके आर्टिकल 9 का सब क्लोज 1 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, नो राइट टू स्ट्राइक, बी ए राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, एंड थर्ड है पावर ऑफ स्टेट की वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और दूसरी स्टैंड पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फार्मर्स हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं विद देयर एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रोटेस्ट, जब तक कि एज लॉन्ग एज देयर डिसेंट अगेंस्ट द 3 कॉन्ट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर लॉ डिड नॉट स्लिप इनटू वायलेंस, वो वायलेंस में तब्दील ना हो जाए, तब तक वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है। हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट इन अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऑब्जर्व किया दैट हेट स्पीच रिपुडिएट राइट टू इक्वालिटी इन पॉलिटी कमिटेड टू प्लुरलिज्म। इसमें केवल इतना है डिफरेंस है बिटवीन हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच। फ्री स्पीच में इंक्लूड है कि आपके पास राइट है कि आप कमेंट कर सकते हैं, फेवर कर सकते हैं या क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, लेकिन इन हेट स्पीच इट्स अबाउट क्रिएटिंग स्प्रेडिंग हेट्रेड, इट्स लाइक अ फॉल्स नरेटिव। हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया है किसी भी लॉ में हमारे इंडिया के अंदर। हाउएवर हेट स्पीच जनरली इंसाइटमेंट टू हेटर प्राइमली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, जो आईपीसी के अंदर आता है सेक्शन 153A 295A। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। होपफुली आपको ये पूरा क्लियर हो गया हो हेट स्पीच एंड फर्स्ट वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक नंबर 2, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज़ 2.1, वो है क्वेश्चन आर। तो अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल @tips4IAS ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्वेश्चन आर। तो हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था, वाई इन न्यूज़। तो इन द वेक ऑफ ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, जो लोकसभा और राज्यसभा है उन्होंने क्वेश्चन आर को सस्पेंड कर दिया है एंड प्राइवेट मेंबर बिजनेस भी ड्यूरिंग द लास्ट मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये 3 सेशन होते हैं जो BMW से हमने याद किए थे कि बजट, मॉनसून और ये जो विंटर सेशन होता है। तो लेकिन जो ये फाइनेंशियल ईयर का उससे पहले जो सबसे सेशन होता है दैट इज़ मॉनसून सेशन। अब क्वेश्चन आ रहा है इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, उससे पहले हम इसमें ये जो इन्फोग्राफिक दिया गया है इससे हम समझ लेते हैं चीज़ों को कि पार्लियामेंट का जो दिन होता है तो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM टू 12 PM, तो जो फर्स्ट आवर होता है दैट इज़ क्वेश्चन आवर, और उसके बाद जो 12 से 1 बजे तक उसमें 0 आवर चलता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये रूल 377 में मेंशन है, ना ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही RPM में। फिर 1 से 2 लंच चलता है। आफ्टर इट 2 से जो 6 बजे तक की प्रोसीडिंग है उसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस शॉर्ट ड्यूरेशन जो भी डिस्कशन है वो चलता है, और जो लास्ट का 2 घंटा होता है दैट इज़ 4 to 6 उसमें वो रिजर्व किया जाता है प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए। तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो फर्स्ट आवर होता है सिटिंग का वो क्वेश्चन आवर होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज़ द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग। ड्यूरिंग दिस जो MP होता है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछता है और उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करता है कि वो जो भी उन्होंने काम किए है उसके लिए आंसरेबल होते हैं। और दोनों ही हाउसेज अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। वो कैसे कैसे हैं, एट द बिगिनिंग पार्लियामेंट जो 1952 में थी, लोकसभा ने प्रोवाइड किया था क्वेश्चन आवर टू बी हेल्ड एवरी डे, लेकिन जो राज्यसभा है दूसरे ही तरफ जो क्वेश्चन आवर होता था वहाँ पे हफ्ते में 2 दिन ही होता था। कुछ महीनों के बाद ये चेंज कर दिया गया राज्यसभा के अंदर कि एक हफ्ते में 4 दिन होने लगा। उसके बाद 1964 में जो क्वेश्चन आवर है वो राज्यसभा में भी एवरीडे ही होने लगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि ये सस्पेंशन जो अब किया गया है, क्या ये फर्स्ट टाइम किया गया है? जैसे प्राइवेट मेंबर के रिगार्डिंग प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि रिसेंटली फर्स्ट टाइम पास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं था, पहले भी पास हुए हैं। ऐसे ही एक स्टेटमेंट में भी आपको पूछा जा सकता है कि सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आर जो हुआ है रिसेंटली फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 1962 में भी किया गया था, 1975 में भी, 1976 में भी, ऐसे ही ये 6 टाइम हो चुका है और अब हुआ है। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फर्स्ट डिस्पेंस कर दिया गया था इंडिया चाइना का जो वार हुआ था इन द विंटर सेशन ऑफ 1962। सिमिलरली इन 1971 विंटर सेशन में ही ये जो वॉर था इंडिया का विद पाकिस्तान उस टाइम पे डिस्पेंस कर दिया गया था। और ड्यूरिंग द इमरजेंसी जो पार्लियामेंट है फंक्शन कर रही थी बिना ही क्वेश्चन आर के फॉर 2 सेशंस, दैट इज मॉनसून सेशन ऑफ 1975 एंड
विंटर सेशन ऑफ 1976। नेक्स्ट देखते हैं कि कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस क्या है। ये हमने पार्लियामेंट चैप्टर में भी जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें डिस्कस किए थे कि टाइप यहाँ पे दिए गए ये फीचर्स हैं। जो स्टेड क्वेश्चन होते हैं जो स्टार वाले, तो इसका आपको ऐसे याद कराया गया था वहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखें स्टार, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप उल्टा सोचेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो ओरल ही काम चल जाएगा आंसर देने में। जस्ट अपोजिट आपको देखना है, अनस्टेड है कि इसमें स्टेरिक नहीं है तो ये रिटर्न मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज हमें अपोजिट देखना है तो इसमें रिटर्न आंसर की रिक्वायरमेंट होगी। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, इसमें भी ये ओरली पूछा जाता है क्वेश्चन आर के बाद, जो 11 से 2 चलता है। और फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट आइटम होता है एजेंडा का, इन केस कोई भी क्वेश्चन आर प्लान नहीं है तो यही होता है। अब प्राइवेट मेंबर को क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि मैटर जो भी कनेक्टेड है टू द मेंबर होम जो क्वेश्चन पूछा गया है बिल या रेजोल्यूशन की रिगार्डिंग, उसके बाद हाफ एन आवर डिस्कशन होता है। हेल्प विद द स्पीकर परमिशन, ये स्पीकर की परमिशन से होता है। इन केस जो मेंबर हैं जो भी आंसर दिया गया है ऊपर जो स्टेड और अनस्टेड क्वेश्चन में उससे सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 15 दिन पर नोटिस देना पड़ता है स्पीकर और चेयरमैन को अगर क्वेश्चन पूछना है। और इस 15 दिन के जो टाइम पीरियड है इसको रिड्यूस करने की पावर है वो है स्पीकर और चेयरपर्सन के पास। और आप देखिए कि इसमें लिमिटेशन है कि एक दिन में 5 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं लोकसभा के जो एमपीज़ होते हैं। और पर मेंबर, ये पर मेंबर है कि एक मेंबर जो एक एमपी है मिनिस्टर से 5 सवाल ही पूछ सकता है। और जो राज्यसभा में ये 7 है। और क्वेश्चन पूछने से पहले वही कि मेंबर को ही 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। और ये टाइम ड्यूरेशन को चेंज करने की जो पावर है ये किसके पास है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि उनकी अपनी मर्जी है चेयरमैन और स्पीकर की। डिस्क्रिशनरी मीन्स कि उनको किसी की भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही जो हमने ऊपर यहाँ लास्ट लाइन में देखा, नेक्स्ट लाइन में ये दिया गया है कि जो परमिशन लिमिट है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस वो 5 है पर डे पर मेंबर इन लोकसभा एंड 7 पर डे इन राज्यसभा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 0 आवर के बारे में। तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर ये 0 आवर होता है, तो जो टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर हैज़ कम टू बी नोन एज 0 आवर। एंड जो टाइपिकली डिस्कशन जो होता है इंपॉर्टेंट बिल्स पे, बजट पे, अदर इश्यूज जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं। और मेंबर्स जिसको रेज करना होता है ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर उन्हें नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को कि एक पहले ही कि हमें डिस्कशन करना है। और ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है अनलाइक क्वेश्चन आर जो कि मेंशन है हमारा रूल ऑफ प्रोसीजर में। 0 आवर हमारा मेंशन नहीं है रूल ऑफ प्रोसीजर में, इट इज़ नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। 0 आवर जो है एग्जिस्टेंस में 1962 से, और ये मैंडेटरी नहीं है 0 आवर हो ही एवरी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में। तो हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी हैव पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो ड्यू टू पैंडेमिक जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेन्योर है पार्लियामेंट कमेटी का, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ का वो लॉस्ट हुआ है। तो मोर न्यूज़ में क्या है, जो राज्यसभा है उनके चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि दो ईयर का जो टेन्योर है उसको फिक्स कर दिया जाए फॉर द हाउस पैनल। इसमें क्या होता था कि जो हमने लक्ष्मीकांत में डिस्कस किया था कि इसका टेन्योर होता है 1 साल के लिए बनाई जाती है, फिर इसको दोबारा रिन्यू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया कि इसको 2 साल के लिए फिक्स करने की बातें हो रही हैं यहाँ पे। अब स्टैंडिंग कमेटी होती क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो स्टैंडिंग कमेटी है वो 6 कैटेगरी में होती है। फाइनेंशियल कमेटीज़, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ रिगार्डिंग टू मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट, कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी स्क्रूटनाइज मतलब एग्जामिन कर सके, कंट्रोल कर सके, कमेटीज़ रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटीज़। अब जो एट प्रेजेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का टेन्योर 1 साल है। और यहाँ पे नेक्स्ट में दिया गया है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में। तो 2 तरह की होती हैं, स्टैंडिंग एंड एडो। फर्स्ट स्टैंडिंग जो परमानेंट होती है जिसे हर साल बनाया जाता है, वर्क ऑन ए कॉन्टीन्यूस बेसिस। लेकिन सेकंड होती है टेम्परेरी बेसिस के लिए होती है, जब इसका टास्क कंप्लीट हो जाता है इसको डिसोल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका जो डिफरेंट कमेटीज़ है, ये कमेटीज़ है डिफरेंट प्लेसेस पे मेंशन की गई है, लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं बनाया गया रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन और टेन्योर। ये जो मैटर्स हैं डील किए जाते हैं बाय द रूल ऑफ द हाउस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका कि इंश्योर करना कि डिटेल है ये स्क्रूटनाइज कर सके, एग्जामिन कर सके और सही ठहरा सके गवर्नमेंट को, अकाउंटेबिलिटीज़ को, और एड करें अपोजिशन को कि जिससे कि वो ग्रेटर एक्सरसाइज कर सके कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। वेरी इंपॉर्टेंट
कि आपको ऑप्शन में दे सकता है कि कौन कौन मेथड से कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है, एंगेज होते हैं विद रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स, इंश्योर करते हैं फाइनेंशियल प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स होती है एक टाइप ये जो कॉशियस रहना यूज़ होता है इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी के रिगार्डिंग कोई भी जब एक्सपेंडिचर होता है तो उसको देखता है कि इसने डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज कितने रिक्वायरमेंट है, कितना कर रहा है। जो पब्लिक स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़, वो अपनी अथॉरिटी जो प्रिविलेजेस होती हैं आर्टिकल 105 से लेते हैं, जो प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री मेंबर्स का है। सिमिलरली 118 ऑन पार्लियामेंट्री अथॉरिटीज़ टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इस प्रोसीजर। तो प्रिविलेजेस यहाँ से हैं, और जो कंडक्टिंग रूल्स है कंडक्ट ऑफ बिजनेस वो आर्टिकल 118 है। और जो पार्लियामेंट होती है वो इनकी जो रिकमेंडेशन होती है कमेटी से उससे बाउंड नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज जो पार्लियामेंट्री पैनल है हैज़ सॉट सेंट्रल रिस्पॉन्स की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि अमेंड करें कॉन्स्टिट्यूशन को, जिससे कि एम्बिग्यूटी बनी हुई है ओवर द डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अबाउट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देख लेते हैं। पहली चीज़ ये हमारे ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया, ना ही आरपीआई के अंदर डिफाइन किया गया 1951 का, लेकिन डिफरेंट कोर्ट के इंटरप्रिटेशन ने इसको डिफरेंट पोजीशन दी है विद सर्टेन ड्यूटीज़ मोर और लेस, जिसका एक पब्लिक करेक्टर है कि पब्लिक को इम्पेक्ट होता है। एसेंस क्या है इसका, डेट जो लेजिस्लेटर है वो एबल टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज़ इन अ फ्री मैनर विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ डे। सिमिलरली होता क्या है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से सैलरी या कोई अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आप कोई दूसरा ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे जहाँ से आपको कोई भी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, प्रद्युत बरदोली वर्सेस सोपन रॉय केस में 2001 का है। उसमें 4 बोर्ड प्रिंसिपल्स डिटरमाइन करे थे कि इनको अगर कोई सेटिस्फाई करता है वेदर एन ऑफिस अट्रैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट। पहला है कि वेदर जो गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज हैं control over the appointment, removal and performance of the function of the government, whether the office has any remuneration attached to it, वही जो भी monetary benefits, whether जो body है in which जो office है वो held है उसकी कोई government power है कि वो releasing money, allotment of land, granting licenses etc. नेक्स्ट है whether जो office enable करता है holder को to influence by the way of patronage। ये patronage is something help किसी तरीके की भी। जो सुप्रीम कोर्ट है वाइल अपहोल्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन, जो जया बच्चन गए फ्रॉम राज्यसभा इन 2006 हैड सेड दैट फॉर डिसाइडिंग द क्वेश्चन कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं, ये रिलेवेंट है वेदर जो ऑफिस है इज़ कैपेबल ऑफ यील्डिंग अ प्रॉफिट, क्या वो उनको कोई प्रॉफिट दे रहा है नहीं दे रहा है, या कोई मॉनेटरी गेन दे रहा है, नॉट वेदर द पर्सन एक्चुअली ऑब्टेन अ मॉनेटरी गेन, कि किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो, जरूरी नहीं है मॉनेटरी गेन ही हो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या कहते हैं, जो आर्टिकल 102 है 102 का क्लोज 1 और आर्टिकल 191 का क्लोज 1, जो एमपी है और एमएलए उनको बैन किया गया कि वो होल्ड नहीं कर सकते ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, ये हमारा एज पर आर्टिकल ये आरपीए एक्ट 1951 हमको बताता है। और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है लॉ सीकिंग सिक्स टू एनफोर्स अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो हमने इसके फर्स्ट में भी देखा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन ऑन द भारतीय केस में, तो उसको ये अपहोल्ड करता है। और लीगल प्रोविजन क्या है, जो पार्लियामेंट का प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1959 का, वो लिस्ट करता है वाइड रेंजिंग नंबर ऑफ ऑफिस जो कि डिस्क्वालिफिकेशन से छूट दी गई है, जिनको कि कुछ ऑफिस हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं लेकिन उनको छूट दी गई है, तो वो लिस्ट आपको देखनी होगी। नथिंग मोर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज राज्यसभा इलेक्शंस। रिसेंटली जो राज्यसभा के इलेक्शन है टू द 19 सीट्स अक्रॉस 8 स्टेट कंडक्ट किया गया है, वर कंडक्टेड। तो राज्यसभा के इलेक्शन देख लेते हैं। अभी से इनके प्रोविज़न क्या है कि जो परमानेंट बॉडी है, फर्स्ट थिंग लोकसभा परमानेंट नहीं होती है, डिसोल्व हो जाती है आफ्टर 5 ईयर। राज्यसभा जो एक परमानेंट बॉडी है, लेकिन इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। कौन इलेक्ट करता है, ये इलेक्ट होते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मेथड क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनमें। प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट STV।
जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है। फोर्थ शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मेंशन है सीट एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब प्रोविजन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के है दैट इज आर्टिकल 80 एंड 84। तो टोटल स्टैंडर्ड 250, आउट ऑफ विच जो 12 हैं वो प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं, टेन्योर होता है 6 साल। और इन केस ऑफ बाई इलेक्शन जो बीच में होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो रेस्ट ऑफ द टाइम जो टेन्योर है उसके लिए रहते हैं। एज पर द आर्टिकल 84 जो क्वालिफिकेशन है मेंबर्स की, सिटीजन होने चाहिए नॉट लेस देन 30 ईयर्स एज, और अदर क्वालिफिकेशन जो हमारे पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है। इन द केस ऑफ लोकसभा द एज इज़ 25 ईयर्स। तो आप ये कंपेरेटिव ध्यान रखेंगे। नाउ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो आर्टिकल 164 का 1A क्लोज कहता है कि ये टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द CM इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सीड नहीं होना चाहिए 15% जो टोटल मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। और ये इंसर्ट किया गया किसके थ्रू, बाय द 91st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी ये हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत के चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे। एंड इट इज़ बीइंग आर्ग्यूड दे जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इन MP ए वॉयलेटिव है आर्टिकल 164 का, ये करंट से रिलेट कर दिया गया। अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रिलीव दी है अर्णब गोस्वामी को। तो आप अगर न्यूज़ द हिंदू फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये इसका बैकग्राउंड पता होगा। इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस फॉर मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट द CM ऑफ महाराष्ट्र। तो जो ब्रीच है प्रिविलेजेस की, ये वोलेशन है जो प्रिविलेजेस हैं MP और पार्लियामेंट की, जो हम ऑलरेडी ऊपर भी आर्टिकल में मैंने आपको बताया था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ऊपर मैंने लास्ट पैराग्राफ में देखा था कि आर्टिकल 105 ये इनके प्रिविलेजेस देता है, और ये स्टेट के रिगार्डिंग 194 में आ जाएगा। और तो आप 189 रूल भी याद रखें कि आप जो पार्लियामेंट के आर्टिकल्स हैं उसमें हम 89 ऐड करेंगे तो आपको सिमिलर वो जो स्टेट के आर्टिकल्स हैं वो मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है कि कोई भी एक्ट जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है और इम्पेड्स करता है अदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन परफॉर्मिंग इज फंक्शन, उसे ट्रीट किया जाएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और एज देयर इज़ नो लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है वो गवर्न किए जाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से। एम्प्लॉयड फंड्स प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन था 2020 के अंदर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने अर्ज किया गवर्नमेंट को कि वो रिलीज़ किया फंड को फॉर प्रोजेक्ट सेंशन इन 2018 एंड 19 विच वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कि जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो भी फंड प्रोजेक्ट को सेंशन किए गए थे 2018 और 19 में, कोविड-19 के दौरान जो रुक गए उनको रिलीज़ किया जाए। और एम्प्लॉयड स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जो प्रोवाइड करती है हर MP को एक चॉइस कि वो सजेस्ट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को टू वर्क टू ट्यून ऑफ 5 करोड़ पर एनम। और MP जो होता है वो हैज़ टू रिकमेंड एवरी ईयर, उसे रिकमेंड करना पड़ता है वर्क कोस्टिंग एटलीस्ट 15% एम्प्लॉयड एंटाइटलमेंट फॉर द ईयर फॉर द एरियाज इनहेबिटेड बाय द SC पॉपुलेशन। और जो 7.5% एरियाज़ होता है ST पॉपुलेशन का, कि जो 15% है वो SC के लिए और 75% ST के लिए। कि जो टोटल एम्प्लॉयड में आपको अमाउंट मिल रहा है उसमें 15% SC पॉपुलेशन के लिए देखना होता है, और 7.5% जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो नेटिव्स हैं, और द ST पॉपुलेशंस। नाउ द अटॉर्नी जनरल टेन्योर एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। तो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रीअपॉइंट किया KK वेणुगोपाल को एज अटॉर्नी जनरल फॉर 1 ईयर। तो आर्टिकल 1 जो 76 है वो प्रोवाइड करता है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इन द कंट्री। ये इसकी क्वालिफिकेशन दी गई है, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो टर्म है वो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिक्स नहीं है, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे होते हैं कि उनकी मर्जी है कि कभी भी हटा सकते हैं। उनके पास राइट होता है टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द राइट टू वोट नहीं कर सकते। तो गाइज हमारे ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं विद द थर्ड पार्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन दैट इज एडिंग 3.1 6th शेड्यूल। तो ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश असेंबली यूनिवर्सली मतलब एक साथ उन्होंने पास किया एक रेजोल्यूशन फॉर द एंटायर स्टेट की, जिसको कि इन्होंने डिमांड की है कि अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जाए। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 371 दिया गया है, तो आर्टिकल 371 टू 371J ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें स्पेशल प्रोविजन है फॉर द 11 स्टेट के रिगार्डिंग, जो M लक्ष्मीकांत में सेपरेट चैप्टर भी दिया हुआ है रिगार्डिंग द स्पेशल स्टेटस फॉर दीज स्टेट
टू मीट द एस्पायरेशन, टू प्रोटेक्ट द कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वहाँ के ट्राइबल और लोकल पीपल हैं, एंड टू डील विद द डिस्टर्ब्ड लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन सब पार्ट ऑफ द स्टेट्स। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं कि अर्लियर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने डिमांड की थी कि जो आर्टिकल है 371H उसको हटा दिया जाए और अरुणाचल प्रदेश को सेम प्रोविज़न के अंदर रखा जाए जिसमें नागालैंड और मिजोरम को रखा गया, डेट इज़ आर्टिकल 371A एंड 371G। तो आर्टिकल 371A एंड 371G क्या प्रोवाइड करता है? ये स्पेशल प्रोटेक्शन देता है विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी रो एंड राइट टू ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड ट्राइबल पीपल को ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड मिजोरम रेस्पेक्टिवली। एंड अंडर आर्टिकल 371H तो जो स्टेट गवर्नर है उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, और कोई भी जो डिस्चार्ज करना हो फंक्शन उसके रिगार्डिंग। एट प्रेजेंट जो अरुणाचल प्रदेश है उसके वो है एज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, उसके अंदर ये है अरुणाचल प्रदेश में BFR एक्ट जो प्रोहिबिट करता है ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कि वो अरुणाचल में एंट्री नहीं ले सकते बिना ही वैलिड ILP के। तो ILP क्या है? इट इज़ इनर लाइन परमिट, एक डॉक्यूमेंट होता है जो अलाउ करता है एक इंडियन सिटीजन को कि वो विजिट करे या स्टे करे किसी भी स्टेट में, डेट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर ILP रिजाइम। और ये एक ब्रिटिश एरा का रेगुलेशन है अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 फॉर क्राउन ऑन कमर्शियल इंटरेस्ट। तो जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम है वो पहले ILP में थे, अब रिसेंटली मणिपुर को भी ऐड किया गया है। और फॉरनर्स के लिए एक PAP लगता है, इट प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लगता है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। अब देखते हैं अबाउट 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है पावर टू द ट्राइबल कम्युनिटीज़ टू एडमिनिस्टर द ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, दैट इज़ AMTM से भी आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी आप एक बार अब जब इंडियन मैप देखेंगे तो जो आउटसाइड स्टेट होती हैं तो वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं, तो नो नीड टू इवन क्राइम अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 244 सब क्लोज 2 एंड 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आर्टिकल है 244 ऑफ द प्रोवाइड करता है स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज जिन्हें डेजिग्नेट किया जाता है एज अ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। अब मोर टू नो क्या है कि टू इंक्लूड, इसे इंक्लूड करने के लिए अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो आउटसाइड होगी आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन उससे बाहर है ये। वो जो नेशनल कमीशन है फॉर शेड्यूल ट्राइब एज पर आर्टिकल 338A उसने रिकमेंड किया है जो यूटी है लद्दाख को उसको भी डिक्लेयर किया जाए एज अ ट्राइबल एरिया 6th शेड्यूल के अंदर। वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो इससे परव्यू को एग्जेम्प्ट रहता है 6th शेड्यूल और ILP की जो इसके प्रोविज़न है वहाँ पे अप्लाई नहीं होते। और आर्टिकल 244 प्रोवाइड करता है स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्टेन एरियाज़ का जिन्हें डेजिग्नेट किया जाता है एज एन शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। और आर्टिकल 275 मेक्स प्रोविजन फॉर स्टेटरी ग्रांट की जो भी कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो इस आर्टिकल के थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। और जो एक ग्रांट होती है ऑल्सो इंक्लूड होती है इसमें स्पेसिफिक ग्रांट वेलफेयर के लिए, शेड्यूल एरिया के लिए, ये लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो ये एडवांटेज क्या है 6th शेड्यूल की? तो उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं ADR जिसमें 26 इलेक्टेड, 4 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं बाय द गवर्नर, 5 साल का इनका टेन्योर होता है। ऑटोनोमस रीजन होते हैं जिस डिवाइड करते हैं गवर्नर साहब अमंग डिफरेंट STs। अब पावर क्या होती है? तो इसकी कानून बनाने की पावर होती है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव पावर विद गवर्नर्स जो होती है, इसमें गवर्नर का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। और ये पावर टू लिमिट सेंटर एंड स्टेट एक्ट बाय गवर्नर अप्रूवल, किसी भी सेंटर का या स्टेट का एक्ट को उसको लिमिट भी कर सकता है ये पावर। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पावर होती है, लेकिन इसमें भी गवर्नर का अप्रूवल रिक्वायरमेंट होता है। रिगार्डिंग टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन और ग्रांट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेना है। रेगुलेटरी पावर्स होती हैं रिगार्डिंग स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट, रोड एंड जुडिशियल पावर भी होती है जो विलेज कोर्ट होती है टू ट्राइबल केसेस। हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन होता है स्पेसिफाई करता है जो गवर्नर। अब कंपेरिजन देखें बिटवीन द 5th एंड 6th शेड्यूल, तो बेसिक्स क्या है इसमें एप्लीबिलिटी देखते हैं पहले तो यही AMTM इसमें अप्लाई होता है 6th शेड्यूल। एंड 5th शेड्यूल इज बिटवीन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जो हमारी मिड वाली ये बेल्ट होती है इंडियन मैप पे। काउंसिल क्रिएशन है ये स्टेट लेजिस्लेचर से होती है, ये ADC होती है प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये लगता है पैसा एक्ट जो हमारा ऑटोनॉमी सेल्फ गवर्नेंस होता है कि जो ग्राम सभा के लोग होते हैं वो खुद ही अपने आप को गवर्न करते हैं
और 6th शेड्यूल में ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है कंपेयर टू 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल जो ट्राइबल एरिया जो होता है ये एडवाइजरी काउंसिल होती है, हैज़ ओनली एडवाइजरी पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ADR होती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हैव मच वाइडर पावर, जो इन्फोग्राफिक में ऊपर दिखाया भी गया। अब आपको दोनों ही क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज 3.2, बोरोइंग पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो वाई इन न्यूज़, रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया बोरोइंग लिमिट स्टेट की। जैसे ये GSDP, जैसे GDP होता है हमारे इंडिया का, तो जो पर्टिकुलर स्टेट का होता है दैट इज़ स्टेट GDP, तो वो 5% कर दिया गया बोरोइंग पावर उसकी ऑफ द GDP, ऑफ द स्टेट GDP। पहले 3% था, 3%। बोरोइंग पावर देख लेते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 292 है वो देता है सेंटर को पावर, अनरिस्ट्रिक्ट पावर की, वो बोरो कर सकती है एज पर द लिमिटेशन जो पार्लियामेंट ने तय की है। जो स्टेट है उसकी जो पावर लिमिट करता है वो स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कोई टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेंटर को, वो बाहर से भी इंटरनेशनल भी बोरो कर सकता है, लेकिन जो स्टेट है उसे डोमेस्टिकली ही बोरो करना पड़ेगा। अदर रिस्ट्रिक्शन सेंटर के ऊपर कोई नहीं है। स्टेट के लिए ये बोरो कर सकता है कि अपनी सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी रखे, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, और रेज नहीं कर सकता लोन को अगर कोई भी ऑलरेडी कोई आउटस्टैंडिंग लोन सेंटर को से उसने लिया हुआ हो। फर्स्ट है, अभी नेक्स्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कंसोलिडेटेड शिंकिंग फंड CSF रिसेंटली विद रेवेन्यू सोर्स इज ड्राइंग अप इन लॉकडाउन। तो जो लॉकडाउन के कारण जो रेवेन्यू सोर्सेज कम होते जा रहे थे, तो ये फंड की यहाँ पे बात आई है। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो है सेटअप किया गया था 1999-2000 में बाय द RBI टू मीट रिडेम्पशंस ऑफ मार्केट लोन्स। जैसे जो स्टेट है मार्केट को कुछ लोन दिए रखती है, तो उसमें से जब वापस नहीं आते तो उसको पूरा करने के लिए ये फंड बनाया गया, दैट इज़ कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। होप यू विल अंडरस्टैंड द क्रक्स। एंड CSF एक रिजर्व फंड है, जैसे आपकी ऑलरेडी आपको बता रहा था मैं, क्रिएटेड बाय द स्टेट फॉर अमोटाइजेशन ऑफ देयर डेप्ट ऑब्लिगेशन, और इसको मेंटेन करके रखती है एज अ बफर फॉर द रिपेमेंट ऑफ देयर लाइबिलिटीज़। तो ये अलग होता है रिगार्डिंग टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। इस स्कीम के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करती है 1 से 3% उसका जो एनुअल आउटस्टैंडिंग डेप्ट लाइबिलिटीज़ होती है टू द फंड, जिससे कि वो कोई भी लाइबिलिटीज़ है उसको पे कर सके। इनिशियली जो 11 स्टेट्स हैं, 11 स्टेट्स ने ये सिंकिंग फंड इस्टेब्लिश किया था, लेकिन जो 12th फाइनेंस कमीशन है उसने सभी स्टेट को ये रिकमेंड किया कि वो इस्टेब्लिश करें। एंड जो फंड है मेंटेन किया जाता है आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन द पब्लिक अकाउंट, जैसे अभी मैं आपको बताया ये आउटसाइड होता है उससे, एंड इज़ नॉट टू बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ लोन्स, एंड दिस एंश्योर्ड गुड फाइनेंशियल गवर्नेंस। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 3.3, दैट इज आर्टिकल 370। तो ये न्यूज़ में किया बिकॉज अगस्त में 1 साल हो जाएगा सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A क्या कहता है कि आर्टिकल 370 टेम्प्रेरी प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दे रहा था विद स्पेशल पावर की अलाउ करता था कि उनको अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन, और इस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट को स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत थी कि किसी भी लोग को वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और जो आर्टिकल 35A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विच स्टेम्ड आउट ऑफ आर्टिकल 370, वो पावर देता है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को कि वो डिफाइन कर सकती है परमानेंट रेजिडेंट को ऑफ द स्टेट देयर स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रीटी ऑफ एसोसिएशन साइन की थी विद द रूलर ऑफ कश्मीर टू प्रोवाइड कश्मीर प्रोटेक्शन फ्रॉम पाकिस्तान एग्रेशन। उसके बाद जो साइन की गई ट्रीटी ऑफ एसोसिएशन के बाद आर्टिकल 370 को इंसर्ट किया पार्ट 21 में कॉन्स्टिट्यूशन के, जो प्रोक्लेम करता है टेम्प्रेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविज़न, प्रोवाइड करता है स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को। और इस आर्टिकल के अंदर ही जो सेंटर है उसे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लॉ को अप्लाई करने के लिए, एक्सेप्ट इन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। ऑल्सो जो स्टेट के रेजिडेंट रह रहे हैं उनका अपना अलग लॉ है, सच एज दोज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ऑनरशिप, ये सभी। इसी के साथ ही 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमोगेट किया विच स्टेटेड दैट जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो पूरे ही स्टेट में अप्लाई होंगे। और इसका मतलब ये था कि जो अलग से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्क्रैप हो गया, अब पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहीं पे लगेगा।
अब एप्लीकेशन से हुआ क्या है ये यहाँ पे मेंशन किया गया। अब कंप्लीट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्लाई होगा जम्मू एंड कश्मीर में भी। कोई सेपरेट फ्लैग नहीं है, कोई टेन्योर नहीं है असेंबली का, नहीं जो पहले था इंस्टेड ऑफ 6 ईयर अब 5 ईयर ही रहेगा। रिप्लेस कर दिया रणबीर कोड को विद द आईपीसी। आर्टिकल 356 अंडर द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है किसी भी स्टेट में, ऑल्सो एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो कैन सेंट्रल कोटा लॉज थे इन स्कूल एंड कॉलेजेस वो भी अप्लाई होंगे इवन इन जॉब्स। और जो अदर स्टेट्स के लोग हैं वो प्रॉपर्टी अब एक्वायर कर सकते हैं वहाँ पे। आरटीआई भी वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और जो वुमेन राइट्स थे रिगार्डिंग कि अगर वुमेन वहाँ की बाहर के किसी बंदे से शादी कर लेती थी तो वो अपनी प्रॉपर्टी राइट्स खो बैठती थी, लेकिन अब ये नहीं है ऐसा। तो ये सब चेंजेस हो गए हैं। हाउ डिड इट हैपन? प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर है अंडर द आर्टिकल 370, तो इसमें बेसिकली है कि आर्टिकल 370 का क्लोज 3 चेंज करना था, तो उसके लिए चेंजेस किए गए आर्टिकल 367 में। तो यही पूरा यहाँ पे बेसिक आपको मेंशन किया गया है। रिलेटेड डेवलपमेंट देख लेते हैं। और इसमें ऊपर दिया गया है कि ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया गया पार्लियामेंट ने, और 2 यूटी बना दी गई, जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, और यूटी ऑफ लद्दाख जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। पहला जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसने अमेंड किया इसको, जिससे कि सेट किया गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एज अ न्यू गवर्नेंस यूनिट जम्मू एंड कश्मीर में, और इनकॉर्पोरेट किए प्रोविज़न 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है। और न्यू स्ट्रक्चर है, डीडीसी ने रिप्लेस कर दिया गया जो डीडीबी था, और जिसे हेड किया जाता है बाय द कैबिनेट मिनिस्टर विद एमपी एमएलए एमएनसी एज अ मेंबर। और जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर होते हैं उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। नाउ जो ऑल न्यू स्ट्रक्चर है उसमें इंक्लूड है डीडीसी एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी दैट इज़ डीपीसी। जो डीडीसी है विल हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सभी डिस्ट्रिक्ट से अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जिसे हेड किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो टर्म है 5 साल का है। डीडीसी के जो अंदर है हैव द जुरिडिक्शन ओवर एंटायर डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूडिंग दोज एरियाज डेजिग्नेटेड एज म्यूनसिपलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब फंक्शन क्या है इसके? ये प्रिपेयर करेगी डिस्ट्रिक्ट प्लान्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, 5 स्टैंडिंग कमेटीज़, 1 फाइनेंस के लिए, डेवलपमेंट के, पब्लिक वर्क, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी एवरी डीडीसी के अंदर। डीडीसीज विल ओवरसीज द फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत एंड ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल विच वॉज सेटअप अंडर द 1989 एक्ट। अब जो स्कोप दिया गया ऑफ द डीडीसी वो बढ़ा दिया गया बाय एडिशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, इसके अंदर डाल दिया गया। अर्लियर जो डीडीबी था वो सेंटर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट था, ये हैंड ओवर कर दिया गया टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और सेंटर ने अमेंड किया लैंड लॉ भी रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट ने हटा दिया परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट फ्रॉम सेक्शन 17 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट जो डील करता है डिस्पोजल ऑफ लॉ इन यूटी। बिफोर आर्टिकल 350 एंड 335A were repealed in August 2019. Non-resident could not buy any immobile property. जो वहाँ लोग नहीं रह रहे हैं वो प्रॉपर्टी नहीं खींच सकते थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा। आर्टिकल जो इस नए लॉ के तहत गवर्नमेंट ट्रांसफ़र भी कर सकती है लैंड को इन द फेवर ऑफ पर्सनल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एजुकेशन जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे नॉन एग्रीकल्चर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा ने पास किया जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल। इसमें जो बिल ने इंक्लूड किया कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज में एज अ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले थी इंग्लिश और उर्दू केवल। और जो पार्ट 17 है ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस है उससे डील करता है बिटवीन आर्टिकल 343 टू 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 343 स्टेट करता है डेट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अब 3.4 आर्टिकल देखते हैं दैट इज़ इंडियन स्टेट काउंसिल। फर्स्ट थिंग ये नॉन परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी नहीं है, उसको दोबारा बनाया गया। तो इसको सेटअप कैसे करते हैं? ये रिकमेंडेशन भी की गई थी, सरकारिया कमीशन सेटअप हुई थी बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1990। ये आती है आर्टिकल 263 प्रोवाइड करता है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। फीचर्स क्या है? ये रिकमेंड करता है रिगार्डिंग सेंट्रल स्टेट क्रिएशन, फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। ये प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन ऑन सच डिस्प्यूट एंड अ नॉन परमानेंट बॉडी। ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका। कंपोजिशन यहाँ पे दी गई है। तो चेयरपर्सन होते हैं सीएम ऑफ ऑल स्टेट इन यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यूटीज़
जो हमने पहले दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो इनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इनके सभी सीएम, और जो बाकी है लद्दाख है, इनके से आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर, और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द पीएम। स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल की, तो जो चेयर होम मिनिस्टर्स होते हैं उसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर और 9 चीफ मिनिस्टर्स। अब चेंजेस क्या किया गया 1990 के ऑर्डर में कि जो गवर्नर है वो भी अटेंड कर सकते हैं इन केस स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंदर है, और जो नॉमिनेशन है बाय द चेयरमैन ऑफ परमानेंट इनवाइटीज वो किया जाएगा अमंगेस्ट अदर यूनियन मिनिस्टर्स। अब रिलेटेड क्या दिया गया, महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूट जो आ रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट है 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलॉन्ग द महाराष्ट्र बॉर्डर विद कर्नाटका इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेलागावी उतारवा, यहाँ पे एरियाज दी गए हैं। मैकेनिज्म क्या है, जो आर्टिकल 3 वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि कहीं वो फॉर्म कर सकते हैं न्यू स्टेट और ऑल्टर कर सकते हैं। जो आपको एक ट्रिक याद की थी, फिदा फॉर्म न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया, डिक्रीज द एरिया, ऑल्टर द एरिया एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। जो आर्टिकल 131 है कन्फर्म करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक्सक्लूसिव जुडिक्शन की वो डील कर सकती है सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके ऊपर केवल जो एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का है। 2004 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई इस डिस्प्यूट को लेके, और आर्टिकल 263 को लेते हुए इंटरेस्ट के प्रेसिडेंट की उन्होंने एक इंटर स्टेट काउंसिल को बना दिया जिसने एडवाइस किया रिगार्डिंग द जो भी ये इशू है इसको सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव 3.5 दैट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। रिसेंटली एक असेसमेंट रिपोर्ट थी ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वो रिलीज़ की गई जॉइंटली बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव। अब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्स क्या है, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है सेंट्रल इन इंडिया, एनालाइजिंग करने के लिए इसका इनिशिएटिव है, इसका पर्पज़ है रिसर्च करना एंड नॉलेज ऑन कंपटीशन एंड स्ट्रेटजी। इट वाज द नॉलेज पार्टनर ऑफ नीति आयोग इन रिसेंटली रिलीज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, वेरी गुड। अबाउट अब देखते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2018 में, तो ये डेट भी आपको हमेशा याद रहनी चाहिए बिकॉज इन स्टेट एग्जाम, पीसीएस एग्जाम और इन एसएससी सीजीएल तो ये पूछ लिए जाते हैं। टू एसिलेट इम्प्रूवमेंट इन द सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ द मोस्ट अंडर डिस्ट्रिक्ट्स, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ये बोला गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो करंटली जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है 112 ऑफ द टोटल 739 डिस्ट्रिक्ट्स में, इंक्लूडिंग उसमें 35 लेफ्ट विंग है, इफेक्टेड एरियाज़ हैं। अब यहाँ पे दिया गया सोशल प्रोग्रेसिव इम्पेरेटिव, एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को, जो मेज़र करता है टू द एक्सटेंट विच कंट्रीज प्रोवाइड करे सोशल और एनवायरमेंटल नीड्स अपने सिटीजन को। जो प्रोग्राम है वो ड्राइव करता है क्या क्या आइडियाज़, तो मूव करना जो बैकवर्ड है बियॉन्ड इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ सक्सेस, एनेबल करना इक्विटेबल रीजनेबल डेवलपमेंट एंड ड्राइव करना चेंज थ्रू कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो ये सभी वर्ड्स हैं यहाँ पे ऊपर मेंशन किया। प्रोग्राम फोकस करता है प्रैक्टिकल और मेजरेबल सोशल आउटकम्स पे। 6 मेजर थीम्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहनी चाहिए कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का है और एजुकेशन एंड फाइनेंशियल स्किल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनको 49 इंडिकेटर्स में है और 3 कोर प्रिंसिपल्स अप्लाई करे जाते हैं। इनको 3C बोला जाता है, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का, एट द सेंट्रल लेवल नीति आयोग एंकर करेगी इस प्रोग्राम को एंड इंडिविजुअल मिनिस्टर्स एज्यूम किए जाए डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट आर द मेन ड्राइवर ऑफ चेंज। ईच स्टेट एक फॉर्म करेगी कमेटी अंडर देयर रेस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरीज जो इम्प्लीमेंट करेंगे एज वेल एज ट्रैक करेंगे इस प्रोग्राम को। और हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर होगा ऑफ रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी हैज़ बीन अपॉइंटेड, जो प्रोवाइड करेंगे फीडबैक एंड रिकमेंडेशन ऑन द बेस ऑफ देयर लोकल लेवल फाइंडिंग्स। एंड अंडर द प्रोग्राम नीति आयोग रिलीज़ करता है डेल्टा रैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो रैंक करता है डिस्ट्रिक्ट्स को बेस्ड ऑन देयर मंथली इंप्रूवमेंट, जो 6 फोकस एरिया उसमें थ्रू द चैम्पियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड एंड ऑनलाइन डैशबोर्ड। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि चैम्पियन ऑफ चेंज डैशबोर्ड किससे रिगार्डिंग है। नेक्स्ट वी हैव 4th दैट इज़ जुडिशरी। तो थर्ड हमारा पूरा ही कंप्लीट हो गया। होप यू गेट द क्लैरिटी। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनीथिंग जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन।
फॉर दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो हेल्थ केयर लॉयर जो एक्टिविस्ट हैं प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि जो उन्होंने ट्वीट किया था उन्होंने सोशल मीडिया टारगेट किया था करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये होता क्या है, तो उससे पहले ये मुलगोंकर प्रिंसिपल दे लेते हैं। इन द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इट्स कॉन्सोल, इसमें मुलगोंकर प्रिंसिपल्स इन्वोक हुआ है। तो ये केस था 1978 का। इन केस लेड टू एन लैंडमार्किंग रूलिंग। तो जो बाय मेजोरिटी ऑफ 2-1 जो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि मुल गोयंकर जो एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस के, उन्हें गिल्टी नहीं ठहराया गया था ऑफ द कंटेम्प्ट, ऑल्दो सेम बेंच ने इनिशिएट किया है यही प्रोसीडिंग। एंड दिस काउंसिल ऑफ क्वेश्चन इन एक्सरसाइजिंग द कंटेम्प्ट जुडिशन केम टू बी कॉल्ड एज मुलगोंकर प्रिंसिपल की जो इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं ये सोशल मीडिया इन तरह का जो भी एक्सरसाइज की जाएंगी अगर कंटेम्प्ट होता है तो ये इस प्रिंसिपल्स को इन्होंने नाम दे दिया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, आपको एज ये पूरा याद होना चाहिए एज अ मीन्स के रिगार्डिंग भी कि रिगार्डिंग तो ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरेस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी कोर्ट की। अब इसके पीछे रीज़न क्या है इसका कि कोर्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी अथॉरिटी को, उसकी पब्लिक इमेज को। और आर्टिकल 261 कहता है कि फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाएगा पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, पूरी इंडिया में किसी भी पब्लिक एक्ट और रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग की यूनियन और एवरी स्टेट के अंदर। कंटेंट ऑफ कोर्ट होता है कि रेफर टू द ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरेस्पेक्ट डिग्निटी टू द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। प्रोविजन ये है इसके कॉन्स्टिट्यूशन 261, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये रीजनेबल स्ट्रिक्शन है इसके ऊपर और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पावर हैं, ये आर्टिकल इसमें मेंशन है। एंड पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट और सीक एनी पर्सनल अटेंडेंस। प्लस कि जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है, तो ये आर्टिकल 129 और 215 में मेंशन है। डिफाइन होते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के थ्रू। यहाँ पे दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है, ये डिफाइन होते हैं इस एक्ट के थ्रू कि सिविल कंटेम्प्ट फॉर डिसअबेयंस ऑर्डर का। लेकिन क्रिमिनल होता है कि सिविल इज समथिंग की कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया आपने नहीं माना, लेकिन डिसरिस्पेक्ट कर दी। लेकिन क्रिमिनल इज समथिंग स्कैंडलाइज द कोर्ट या 6 मंथ आपने इंटरफेयर कर दिया उसके प्रोसीडिंग में, डेट कम्स अंडर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसमें पनिशमेंट 6 मंथ इम्पीचमेंट हो सकता है, 2000 का फाइन, और कैन नॉट इनिशिएट कंटेंट प्रोसीडिंग पोस्ट 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ एलिज कंटेंट। ये इसकी जो टेन्योर भी है 1 साल का है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग आप कर सकते हैं, वो कंटेम्प्ट नहीं किया जाएगा। फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं किसी भी जजमेंट का। मेरली डिफेमेटरी अटैक ऑन जज एंड नॉट इंटेंडेड टू इंटरफेयर इन प्रोसीडिंग वो भी कर सकते हैं। ये 2006 अमेंडेड इंट्रोड्यूस ट्रूथ, सच्चाई को भी एज अ वैलिड डिफेंस इफ डन इन पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट ये है कि क्या इन्हें मैकेनिज्म है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए चार्जेस अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जज। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने रिटर्न में दिया है टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंप्लेन किया अबाउट द मिसकंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ अ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। ओवर द ईयर 3 मैकेनिज्म हैं यहाँ पे जो दिए गए, इन हाउस है, रिमूवल है, और 2013 सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हरेसमेंट रेगुलेशन है। कौन फाइल कर सकता है इस फर्स्ट वाले केस में, एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 4। तो ये साइन किया जाना चाहिए जो हमारे एम लक्ष्मीकांत में भी मेंशन है, एटलीस्ट 100 मेंबर लोकसभा और 50 मेंबर राज्यसभा के ऑन चार्जेस ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये दिया जाता है, और जो नोटिस है अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए या रिजेक्ट भी कर सकते हैं वो, दोनों ऑप्शन उनके पास। प्रिसाइडिंग ऑफिसर 3 मेंबर की कमेटी सेटअप करते हैं, उसमें होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग ज्यूरिस्ट। इन हाउस प्रोसीडिंग में कोई भी कंप्लेन इनिशिएट कर सकता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको उनको देनी पड़ती है। और जो CJI हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कि डिटरमाइन करें कि जो कंप्लेन है वो सही है या ऐसे ही फ्रिवलेस है या सीरियस है। और उनको लगे बिल्कुल सीरियस है देन वो भी अगेन कमेटी बना सकते हैं, वही 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिस्ट नहीं आए हैं। एंड एट लास्ट वी हैव 2013 SC सेक्सुअल हरेसमेंट रेगुलेशन, जो रिटन कंप्लेंट देनी पड़ती है सेक्सुअल हरेसमेंट उसी वुमेन के द्वारा। और जेंडर जो सेंसिटाइजेशन एंड जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, इसके बारे में आगे नीचे ही पढ़ेंगे, वो इस कंप्लेंट को रिसीव करती है और उसको अगर सेटिस्फाई होती है तो 3 मेंबर की इंटरनल सब कमेटी वो इंक्वायरी बिठाती है। एंड कमेटी कंप्राइज होती है मेंबर इसके GSIC के और पर्सन जो इसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे विद मेजोरिटी मेंबर
इसमें वुमेन होती है और आउटसाइड मेंबर्स होते हैं। होप आपको तीनों ही क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव ई लोक अदालत। तो इन ए पीरियड ऑफ टर्बुलेंस जो पेंडेमिक ने क्रिएट की है, लीगल जो सर्विस अथॉरिटी है उसने क्रिएटिवली अडेप्ट किया न्यू नॉर्म्स और फॉर्म किया लोक अदालत थ्रू द वर्चुअल प्लेटफॉर्म जिसको बोला गया एंड ऑनलाइन लोक अदालत, ई लोक अदालत। तो ये ऑर्गेनाइज हुई है 15 स्टेट में, लीडिंग टू डिस्पोजल ऑफ 2.51 लाख केसेज फ्रॉम जून टू अक्टूबर। और ये एक वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, तो जो भी कोर्ट के सामने केस पेंडिंग पे है प्री लिटिगेशन स्टेज में कि भरने से पहले ही वो ये उसको सोल्व कर देते हैं। तो ये इनको स्टेटरी स्टेटस दिया गया अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। एंड गाइज, if you have already gone through the Lakshmikant 2 to 3 times, then you are finding very easy in understanding all these things because all these chapters are already covered in our Lakshmikant. And next, it generally consists of judiciary officer as a chairman and lawyer, and they are instrumental in reducing the burden on areas of court disposal of long pending litigation between the parties. Awards जो होता है इसका जो जजमेंट होता है इज डीम टू बी अ डिग्री ऑफ अ सिविल कोड। तो आपको ये डिफरेंस पता है, एज अ समरी होता है, ये जो जजमेंट होता है वो बड़ा होता है, इज़ अ फाइनल और बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज़ और कोई भी अपील इसके अगेंस्ट नहीं दी जाती। रिसेंटली छत्तीसगढ़ पहली स्टेट बनी है जिसने इनऑग्रेट की है स्टेट लेवल ई लोक अदालत। एडिया यहाँ पे दिए गया है कि एक मैकेनिज्म होता है, ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मीन्स डेट इज़ नॉन एडवाइजरेबल, डेट इज़ वर्किंग टुगेदर कोऑपरेटिवली। और ये इंस्ट्रूमेंट है रिड्यूस करे बर्डन ऑफ लिटिगेशन कोर्ट के ऊपर कि भारी आप मामला सुटकारें अपना। और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो पास हुआ था 1987 में, वो इनक्रेज करता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोर्ट से बाहर। एंड न्यू आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट है जो वो इनेक्ट हुआ 1996 में, जो डील करता है विद द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। और इन इंडिया एडीआर जो एस्टेब्लिश हुआ ऑन बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 लाइक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और जो डीपीएसपी है हमारे आर्टिकल 39A के, डेट इज़ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो प्रोवाइड करते हैं, ये सब अचीव किए गए बाय द एडीआर। इसका जो आर्बिट्रेशन होता है यहाँ पे बाइंडिंग अवार्ड दिया जाता है, और ये नेगोशिएशन जो होता है वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे ऑल्ट्रेशन यहाँ 4 वेज होते हैं टू स्टे आउट ऑफ द कोर्ट। नॉन बाइंडिंग कंसुलेशन फैसिलिटी की एक थर्ड पर्सन आगे आपको एज अ मीडिएटर इसमें काम करता है। नाउ वी हैव रिलेटेड डेवलपमेंट रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन जो प्रोमोलेट किया गया। की अमेंडमेंट क्या है कि अनकंडीशनल स्टे ऑन एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड इन केस व्हेन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूड बाय फ्रॉड और करप्शन। तो इसमें स्टे लग सकती है अगर उनको लगे कि जो एग्रीमेंट है वो एज अ सही नहीं गया, एज अ फ्रॉड और करप्शन के थ्रू गया, कि जो थर्ड पर्सन था वो उसको बाहर से किसी ने इन्फ्लुएंस किया है। अंटिल रिसेंटली एन आर्बिट्रेशन अवार्ड जो एनफोर्सेबल है वो इवन इफ एन अपील वाज फाइल्ड अगेंस्ट इट इन द कोर्ट। इसने रिमूव कर दिया 8 शेड्यूल ऑफ द एक्ट जो कंटेन करता था नेसेसरी क्वालिफिकेशन इज एज आर्बिट्रेटर। जो थर्ड पर्सन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नाउ जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और नॉर्म्स है फॉर एग्रेडेशन ऑफ आर्बिट्रेटर, जो थर्ड पर्सन जो सेट करेगा वो स्पेसिफाई की गई है रेगुलेशन के थ्रू, जो ऊपर ये हमने बिल पढ़ा है जो एक्ट है 2019 का। और अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल आर्बिट्रेटर कौन होगा, वो होगा कोई एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, और नोट एंड एन ऑफिसर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस अमंग अदर्स। बेनिफिट क्या है कि ये बेनिफिट करेगा फॉरेन आर्बिट्रेटर्स को ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्वालिफिकेशन, वो भी बन सकते हैं। और जो स्टेक होल्डर्स हैं पार्टीज, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कि अनकंडीशनली वो अब अपना जजमेंट ले सकते हैं। नाउ वी हैव ACI दैट इज़ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो एक्ट है 2019 का 6 एस्टेब्लिश करता है और इनकॉर्पोरेट करता है इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको आर्बिट्रेटर काउंसिल ऑफ इंडिया बोला जाता है। जो ACI वो सेटअप की गई फॉर ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रेडेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ACI जो है विल बी हेड बाय चेयरपर्सन, और जो होंगे जज सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट और एमिनेट पर्सन, इन्हें अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इट विल ऑल्सो हैव 2 फुल टाइम मेंबर फ्रॉम अमंगस्ट एमिनेंट प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पे इसकी कंपोजिशन मेंशन की गई है। और ये सिग्निफिकेंट कन्वेंशन दिया गया ऑन मेडिएशन कम्स इनटू फोर्स। जो कन्वेंशन है ऑल्सो नोन एज UN कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अमंग एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन
ये फर्स्ट यूएन ट्रीटी है जिसको नेम किया गया सिंगापुर के नाम पे, और ये इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई होता है एज इनटू मेडिएशन, एज आर्बिट्रेटर ही यूज़ होता है ये भी। इसमें 53 सिग्नेटरीज हैं, इनमें इंडिया भी इंक्लूड है। वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस वो ये इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के रिगार्डिंग ये डिस्प्यूट सोल्व करता है, मेडिएट करता है इंटरनेशनल एडिशनल डिस्प्यूट एडीआर जो है ऑप्शन को, और टाइम बचाता है, लीगल कॉस्ट भी सेव करता है। बेनिफिट है इंडिया के लिए, बूस्ट करे ईज ऑफ डूइंग क्रेडेंशियल को बाई ईजी अनेबलिंग स्विफ्ट मेडिएटिंग सेटलमेंट, एंड प्रोवाइड करेगा एक पॉजिटिव सिग्नल कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट न्यूज़ में क्या है, नया बंधु ऐप जो है ये लिस्ट हो गई है उमंग ऐप में, और ये लॉन्च हुई थी 2017 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो फ्रेमवर्क है डिस्पेंशन ऑफ प्रो बोनो लीगल सर्विस अमंग द कंट्री। ये कनेक्ट करता है एडवाइजिंग एडवोकेट्स को जो इंटरेस्टेड है वर्क में विद एलिजिबल मार्जिनाइज एंड वर्नरेबल बेनिफिशियरी मोबाइल ऐप के थ्रू। और ये जो प्रो बोनो लीगल सर्विस रिफर्ट क्या करता है टू द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लीगल असिस्टेंस एज अ कंसल्टेशनसी फॉर फ्री और एट मिनिमल कॉस्ट टू दोज जो अनेबल टू रिप्रेजेंट देम फॉर वांट ऑफ मनी। और फ्री लीगल एड और जो एक्सेस है टू जस्टिस इज इनोमिनेटेड अंडर आर्टिकल 39A, दैट इज़ DPSP हमारा। और उमंग ऐप को 2017 में लॉन्च किया गया था विद अ सिंगल मोबाइल ऐप विद द लार्जर गोल टू मेक गवर्नमेंट एक्सेसिबल ऑन मोबाइल फ़ोन ऑफ सिटीजन। तो जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम था उसका इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अबाउट 660 सर्विसेज फ्रॉम 127 डिपार्टमेंट्स इन 25 स्टेट्स एंड अबाउट 180 यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विसेज में लाइव हैं। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने 7 मोर सर्विसेज इसमें लाई है ऑफ IMD ऑन उमंग ऐप, सर्विसेज इंक्लूडिंग करंट वेदर वार्मिंग, टूरिज्म, ये सब इसमें इंक्लूड कर दी गई है। नेक्स्ट वी हैव हेबियस कॉर्पस पिटीशन। रिसेंटली बोर्ड में कि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अर्णव गोस्वामी का जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन है फॉर इमीडिएट रिलीज। इसका मतलब है यू मस्ट हैव द बॉडी ऑफ, जो हम फंडामेंटल राइट के चैप्टर में एट द लास्ट में हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 32। और जो पिटीशन है फाइल किया गया था अंडर आर्टिकल 32 बिफोर द कोर्ट, जो डायरेक्ट करता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल या अथॉरिटी को। अब इंडिविजुअल की जहाँ भी बात होती है ये इसमें हैबियस ही लगेगा ओनली इन दिस, एंड दिस पिटीशन लीड्स टू कोर्ट कि वो डिटरमाइन करे वैलिडिटी उस डिटेंशन की, और एक बुल्क वर्क है इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन, डायरेक्ट लाइन आपसे पूछी जा सकती है, और ये दोनों ही के अगेंस्ट में किया जा सकता है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। ओनली रिट्स दैट कैन बी इश्यूज अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल इज हेबियस कॉर्पस। प्ली बार्गेनिंग ये रिफर्स टू अ पर्सन जो जिस पे चार्ज है क्रिमिनल ऑफेंस का, जो नेगोशिएट कर रहा है विद द प्रोसिक्यूशन फॉर लेसर पनिशमेंट देन व्हाट इज अवॉइडेड इन अ लॉ बाय प्लीडिंग गिल्टी तो लेस सिक्योर ऑफेंस। डायरेक्टली आप समझ सकते हैं इसको भी। ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 2006 में एज अ पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ अमेंडमेंट टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और ये यूज़ नहीं किया जाता है डेथ सेंटेंस में भी, लाइफ में और प्रिजन जिसमें 7 साल से ऊपर उसमें ये यूज़ नहीं होता है। प्ली बार्गेनिंग एंड राइट टू सिबेटिज्म। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया सिबेटिज्म राइट ऑफ ट्रावनकोर रॉयल फैमिली इन पद्म भस्वामी टेम्पल केस। तो ये रेफर करता है कि जो फाइनेंशियल अफेयर है किसी भी ट्रस्टी के उसको मैनेज करना, डायरेक्टली द हिंदू में आया भी था, तो आपको हमारे चैनल पे डाला भी था एज हाईलाइट करके। तो जो सिबेट होता है वो मैनेजर होता है प्रॉपर्टी का ओनली इन टाइटल एंड इज एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ बोथ द प्रॉपर्टी एंड आइडल। उसके पास कोई लीगल क्लेम नहीं होता उस प्रॉपर्टी का, विच इज़ बिलीव्ड ओनली टू रेस्ट इन द डाइटरी। फिटनेस प्रोटेक्शन स्कीम दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आस्क ट्रायल कोर्ट टू कंसिडर विटनेस प्रोटेक्शन इन केस अगेंस्ट MP and MLAs अंडर द स्कीम। ये प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस बेस्ड ऑन द थ्रेट असेसमेंट प्रोटेक्शन एंड इंटरली इंक्लूड प्रोटेक्शन चेंज ऑफ आइडेंटिटी, विटनेस करना, वही सब चीज़ें ये अप्रूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये बाइंडिंग होता है टू ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अ स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द स्कीम। और जो मालीमत कमेटी है 2003 की हैड बैटेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इन इंडिया। डायरेक्टली कमेटी का नाम भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग इज रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ दिस। सो होप यू गेट द क्लैरिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं